उन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इतना बड़ा इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम लोग जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन है क्या? जैसा कि आप सभी को पता है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन का मतलब होता है गति करना। कभी भी कोई चीज़ मान लीजिए कि एक स्थान पर रखी हुई है और इस चीज़ को आपने डिस्टर्ब किया। जैसे ही आप इसे डिस्टर्ब करोगे, ये डिस्टर्ब होगी फोर्स लगाने की वजह से और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक करके चली जाएगी। अब अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीज खिसक करके चली जाती है, तो आपके फोर्स लगाने की वजह से उसमें एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक स्थिति का परिवर्तन हुआ है, या यूं कहें कि इतना उसमें विस्थापन हुआ है। अब ये जो कुछ भी विस्थापन हुआ, ये जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जानेंगे भी। तो मंजीत जी एंड विशाल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक जी नमस्कार, श्रेयांश जी और राजकुमार जी। चलिए फिर आज की सेशन को शुरू करते हैं। मोशन मोशन सबसे पहले तो हमने ये समझा कि किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष आए हुए स्थिति परिवर्तन की दर। तो स्थिति में परिवर्तन वो भी समय के सापेक्ष यदि हो रहा हो, स्थिति में परिवर्तन और वो भी समय के सापेक्ष यदि हो रहा हो, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। खैर, इसके अलावा क्या क्या चीजें हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं वो भी बता देते हैं आपको। मोशन के बारे में बताना शुरू किया था न्यूटन बाबा ने, और मैं न्यूटन को बाबा कहता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। न्यूटन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने तीन गति के नियम भी दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले गति के नियम में न्यूटन बाबा ने कहा कि यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने कहा कि यह है जड़त्व का नियम। फिर दूसरा जब इन्होंने दिया तो उसे कहा लॉ ऑफ मोमेंटम। इसे इन्होंने कहा कि यह है संवेग का नियम। और तीसरा जब इन्होंने दिया, दैट वाज लॉ ऑफ, अरे व्हाट इज हैपनिंग टू द कैलिब्रेशन पार्ट। हाँ, तीसरा जब इन्होंने दिया तो उसे कहा लॉ ऑफ रिएक्शन, और लॉ ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है प्रतिक्रिया का नियम। दिस इज नोन एज प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो, इनको बस ध्यान रखो और कैसे कैसे हम लोग इसे कवर करते हैं वो भी मैं बताते हुए चलता हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ रिएक्शन, इन तीनों को यदि हम लोग पढ़ना शुरू करें और जानना शुरू करें तो हमें मुख्य तौर पर जड़त्व के बारे में, कि कभी भी कोई चीज अपनी पोजीशन पर है, अपनी स्थिति पर है तो स्थिति पर रहेगी। कभी भी कोई चीज अपनी स्थिति से फोर्स लगाने पर डिस्टर्ब होती है तो वो फोर्स लगाने पर ही डिस्टर्ब होगी। यानी कि कोई भी चीज अगर अपनी स्थिति पर है, चाहे वो भले गति में हो और चाहे वो भले रेस्ट में हो, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गति में है तो गति में रहेगी। याद रखिए, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे ही फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से उसके स्थिति में समय के सापेक्ष एक परिवर्तन आ जाएगा और उसमें विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम, यार टेलीविजन में क्या प्रॉब्लम है इसके, है ना। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई पोजीशन है। पोजीशन यानी कि हमने इसे कहा स्थिति। वेट अ सेकेंड, कुछ तो समस्या आ रही है इसमें। मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूं, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए बस। शायद ये अभी ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है, मूवमेंट ठीक हो रहा है। चलिए, अगर कोई समस्या आती है तो मैं इसे ठीक करूंगा। फिलहाल आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या बात की, पोजीशन। मैंने बात की स्थिति की। अब आप थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, स्थिति क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ पर रखी हुई है, तो ये पॉइंट है, अगर मान लीजिए P1, तो स्थिति, अब इसकी कोई यूनिट तो हो नहीं सकती। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई तो कुछ होगी ही नहीं, है ना। तो नो यूनिट, कोई इकाई नहीं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमने कहा कि पोजीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आया हुआ परिवर्तन। अब ध्यान देना आप लोग, थोड़ी थोड़ी सी चीजें यहां पर बदलेंगी। सबसे पहले एक शब्द आया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। और ये देखिए, जो विस्थापन है वो पॉइंट P1 से लेकर के पॉइंट P2 तक के बीच में है। अब चूंकि एक जगह से दूसरी जगह तक आप गए हैं, तो इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई आप लिखोगे मीटर में।
क्योंकि जो मानक इकाई होती है, मात्रक इकाई होती है एसआई यूनिट में, तो वो एसआई यूनिट में तो हम मीटर ही लिखते हैं। तो P1 से लेकर के P2 तक मीटर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि सर P1 से P2 तक जब आप जा रहे थे, तो आप कितने कदम प्रति सेकंड, कितने मीटर प्रति सेकंड जा रहे थे? यानी कि अगर 1 सेकंड में इतने मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड में थोड़ा और मीटर चले, तीसरे सेकंड में थोड़ा और मीटर चले, चौथे में थोड़ा और, पांचवें में थोड़ा और, छठे में थोड़ा और 7वें सेकंड में पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि आप कहोगे कि सर मैं 1 मीटर प्रति सेकंड आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगर आप 1 मीटर प्रति सेकंड आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इसका मतलब आपके विस्थापन में परिवर्तन की दर है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेलोसिटी, या इसे कहते हैं वेग। जो हाँ, जो लोग मैथमेटिक्स से हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स बाई डी टी, इट इज नोन एज वेलोसिटी। ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में, है ना। पर हाँ, हिंदी में कहें, बिल्कुल आशिया याद आ गया ना। हिंदी में कहें इसे तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में आप इतना जा रहे थे, हो सकता है दूसरे सेकंड में आप ज्यादा चले जाएं, फिर हो सकता है तीसरे सेकंड में आप स्लो हो, चौथे सेकंड में आप और ज्यादा चले जाएं। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से एक्टिवा निकाल करके चले। अब वो एक्टिवा आपने उठा तो ली, आप स्टेशन जाना भी चाहते हो, लेकिन स्टेशन जाते समय आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले आपने उसका कान घुमाया, तो वो ज़्यादा जल्दी-जल्दी चल रही थी, यानी प्रति मीटर मीटर प्रति सेकंड जो आप कवर कर रहे थे, वो ज़्यादा था। फिर आपने उसका एक्सेलरेटर धीरे किया, जैसे ही आपने एक्सेलरेटर धीरे किया, तो वो स्लो हो गई। फिर आपने उसका एक्सेलरेटर बढ़ाया, तो वो फास्ट हो गई। यानी कि मीटर प्रति सेकंड जो आप तय करते जा रहे हो दूरी, वो कभी ज़्यादा और कभी कम होती जा रही है। यानी कि वेग में परिवर्तन अगर आए, तो वेग में परिवर्तन हम इसे लिख सकते हैं कि समय के हिसाब से वेग में आया हुआ परिवर्तन, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसे हम कहते हैं त्वरण। पर याद रखिए त्वरण के 2 हिस्से हैं। अब देखो, मीटर प्रति सेकंड तो ऑलरेडी था, एक और टाइम आ गया इसके नीचे, यानी कि ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। अब देखो एक्सीलरेशन 2 तरह से हम कैसे लिखते हैं, ये भी बता दूं आपको। जब एक्सीलरेशन बढ़ता है, तो बढ़ते समय इसको सच में एक्सीलरेशन ही लिखते हैं, इसको त्वरण ही कहते हैं। लेकिन अगर ये घट रहा हो, जब ये घटता है, तो इसे डी एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इस डी एक्सेलरेशन को हम मंदन कहते हैं, या डी एक्सेलरेशन को एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है इसे। आप डी एक्सेलरेशन कहें या रिटार्डेशन कहें, मंदन कह सकते हैं आप इसे। यानी कि अब सोचो, हाँ, अब सोचो कि जो मंदन है वो हमेशा तो माइनस में ही होगा क्योंकि कम हो रहा है, और जो त्वरण है वो हमेशा प्लस में होगा। आप कभी भी इक्वेशन में भी लिखते हैं तो आपको प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं अभी आगे चल करके आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा, तो वहां प्रश्न में आपको आइडिया लगेगा। अब सोचो कि एक बार हमने कहा कि पोजीशन में आया हुआ बदलाव विस्थापन कहलाता है, और ये सभी के सभी जो राशियां हैं, ये सभी की सभी राशियां सदिश राशियां हैं। तो अब अदिश क्या है? जैसे देखें यहां पर कुछ अदिश राशियों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक राशि है जिसे कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहानी है दूरी में, वो भी बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले, वेट कीजिएगा। सबसे पहले दूरी का मतलब ये होता है कि आप जितनी तय करते हो। सपोज यहां पर आप ए स्थान पर खड़े थे, ए स्थान से पहले बी स्थान तक गए, बी स्थान से फिर सी स्थान तक गए। आपको रेलवे स्टेशन जाना था, तो आप पहले ए से बी यानी अपनी मौसी के घर गए, बी से फिर सी गए यानी कि रेलवे स्टेशन। अब ऐसा है कि जब आप घूम घाम करके कहीं पर पहुंच रहे हो, तो आपको ये पता नहीं है कि आप उन 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी पर जा रहे हो या नहीं। और अगर आपने गूगल मैप्स लगाया, तो गूगल मैप्स ये बताएगा कि भाई आपके घर से स्टेशन की सबसे छोटी वाली दूरी या सबसे छोटा वाला रास्ता ये वाला है। तो यानी कि विस्थापन का मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी। 2 बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है, उसे ही हम विस्थापन कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि अब आप डिस्टेंस को लिख सकते हो, डिस्टेंस भी मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि दूरी भी तो आप, सॉरी, डिस्टेंस भी मीटर में लिखी जाएगी, इसको भी हम लोग मीटर में लिखेंगे। माफ कीजिएगा। और डिस्टेंस में समय के हिसाब से आया हुआ परिवर्तन चाल कहलाता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाएगा। ये अदिश राशि है दोनों की दोनों। मोनिका जी वेरी गुड मॉर्निंग। ये दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं, और यहां पर ये सदिश राशियां हैं। अब सदिश क्यों है? क्योंकि दिशा का पता है आपको कि भाई सबसे छोटे वाले से जाना है।
और अदिश क्यों है? क्योंकि दिशा का पता ही नहीं है कि पहले मौसी के घर होके जाना है, फिर मामा के घर होके जाना है, कि फाइनली फिर रेलवे स्टेशन पहुंचना है। तो ये एक फर्क है, जिस फर्क के बारे में अक्सर यहाँ पर बातें की जाती हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको, आपसे जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर घुमा फिरा करके जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि दूरी क्या होती है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, है ना? जो डिस्टेंस है डी बराबर जो भी स्पीड होती है एस इंटू टी। तो ये आप निकाल सकते हो। अच्छा, यही बात विस्थापन के लिए भी लागू होगी। विस्थापन भी तो दूरी ही है, भले ही सबसे छोटी दूरी हो दो बिंदुओं के बीच, लेकिन है तो दूरी ही, या है तो डिस्टेंस ही। अब अगर विस्थापन को भी देखोगे तो विस्थापन भी यही हो जाएगा, एक्स बराबर स्पीड इंटू टी, या यूं कहें कि एक्स बराबर v इंटू टी। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि x बटे टी बराबर v। अभी अभी आपने क्या देखा? x बटे टी बराबर v, तो x बराबर v इंटू टी। समय के साथ विस्थापन में हुए परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो जो टाइम है उसको वेग के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। और x क्या है? x विस्थापन है भैया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बताइए, यहां तक लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको या नहीं? जल्दी से एक बार बताएं फटाफट से। यहां तक सारे लॉजिक क्लियर हो रहे हैं? मोनिका, अंकित, आशिया और सभी लोग, सत्यजीत, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, हाँ, यहां से जब आप पॉइंट्स को समझेंगे अच्छे से, तो मोशन क्या है? मोशन मैंने कहा कि किसी भी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में जो भी परिवर्तन आएगा, मैंने क्लियरली आपको इसके पहले भी समझाया और फिर से अभी एक बार पॉइंट रख देता हूं। ये कोई वस्तु है, ये उसकी स्थिति है, यहां से लेकर के आप यहां तक पहुंच गए, और यदि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचते हैं, इस स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, तो इसमें आपने जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। और ये जो कुछ भी फोर्स आपने लगाया है, ये फोर्स और ये पोजीशन, यानी कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक इसमें हुआ जो परिवर्तन है, मान लीजिए, माना कि इसके बीच की दूरी है x या s, x नहीं मानेंगे, x बेकार है मानना। ओके, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि माना इसके बीच की दूरी है s। अच्छा, अब एक बात बताएं, यदि मैं आपको कहूं कि फोर्स इंटू दूरी, ये क्या बनाएगा? आपको क्या लगता है, यदि आप लगाए गए फोर्स और दूरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? बल गुणे तय की गई दूरी आपको क्या देकर के जाएगी? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या वर्क डन मिलेगा आपको? कार्य, हाँ, जिसकी यूनिट होती है जूल, बिल्कुल सही। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, हम अगले टॉपिक में इसी को पढ़ेंगे, जूल के बारे में ही। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो अब देखिए, बिल्कुल सही अंकित जी। बस अब न्यूटन बाबा की बातों पर चला जाए, और न्यूटन बाबा ने क्या कहा था उसको भी समझा जाए। सबसे पहली बात न्यूटन बाबा ने, अच्छा न्यूटन बाबा की छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल मोशन के बारे में जान लेते हैं। आप एक बात बताएं, आप लोगों ने एक्स वाई जेड डायमेंशन का नाम सुना है? कि एक्स वाई जेड डायमेंशन क्या होते हैं, या एक्स वाई और जेड विमाएं होती हैं, वो आखिर विमाएं क्या हैं? ये एक्स, ये वाई और ये जेड, हाँ, थ्री डायमेंशन। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं। मंजीत क्या कह रहे हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ हाँ, वो वर्क डन है मंजीत जी, उसके बारे में ना हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास हमारी वर्क एनर्जी और पावर के बारे में होने वाली है, तो हम उसमें कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पढ़ेंगे, तो बताएंगे आपको सब कुछ। देखिए, तीन डायमेंशन देखना शुरू कीजिए। ये देखिए, मेरा हाथ देखेंगे आप, आपको पता चलेगा तीन डायमेंशन क्या होती हैं। मान लीजिए कि इसमें से, हाँ, इसमें से ये एक दिशा है, ये भी एक दिशा है और ये भी एक दिशा है। अब ये तीन अलग अलग दिशाएं हैं, और मजे की बात यह है कि इन तीनों अलग अलग दिशाओं में ये तीनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। आप देखो, अंगूठा मेरी तर्जनी पर, मेरी ये मध्यिका मेरी तर्जनी पर, और साथ ही साथ अंगूठा मध्यिका पर, ये इसके साथ 90 डिग्री पर है, ये इसके साथ भी 90 डिग्री पर है, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री पर है, यानी कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर यदि हों, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी है, और उस गाड़ी को ये एक्स से लेकर के आ रहे हैं, और अचानक से आप उसको वाई में मोड़ देना चाहें, तो आपने कभी देखा है कि जब कोई गाड़ी है या कोई भी कार है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी वगैरह में देखा होगा कि अचानक से जब आ रही होती है और मोड़ में उसको अचानक से मोड़ा जाता है, तो वो पलट जाती है और पलट के सीधे ऊपर की तरफ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपने उसको मोड़ पे खूब जोर से मोड़ दिया, तो वो पलट जाएगी गाड़ी, और पलट के ना सीधे ऊपर की तरफ चली जाएगी।
देखा है कभी ऐसा? मूवीज वगैरह में होता है, आप देखेंगे वो पलटेगी थोड़ा ऊपर जाकर के, फिर इस तरह से गुड़ी मुड़ी खाते हुए आगे जाकर के खाई में गिर जाएगी। ऐसा मूवीज में खूब दिखाते हैं। वो गायरोस्कोपिक इफेक्ट कहलाता है। अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि कौन सा इफेक्ट होता है गायरोस्कोपिक और कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताएंगे अभी आपको। उसके बारे में भी, जब फोर्स वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। खैर, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर आप खड़े हो इस तरह से, तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है या आपकी बॉडी की दशा, शरीर की दशा वाई डायमेंशन की तरफ है कि एक्स डायमेंशन की तरफ है? बताइए, शरीर की दशा वाई डायमेंशन की तरफ है या एक्स डायमेंशन की तरफ? जल्दी से बताओ फिर। और यहां पर हम लोग लीनियर यानी रेखीय और ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरीय, इन दोनों गतियों के बारे में जानेंगे। एक्स डायरेक्शन की तरफ है। कमाल के आदमी हो यार, आपकी बॉडी की दशा जो है वो ऊपर की तरफ है, तो वाई डायमेंशन की तरफ ना हुई? सभी डायरेक्शन में नहीं है यार, बॉडी का पोस्चर पूछ रहा हूँ, बॉडी का पोस्चर। अरे एक डंडा रख दोगे तो वो डंडा कहाँ खड़ा है? ऐसे मान लो ये मेरी पेन है ना? ये पेन ऐसे है, तो ये पेन ऐसे है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ये वाई डायमेंशन में है ना पेन। तो जब आप खड़े हो कभी पृथ्वी पे, तो वाई डायमेंशन की तरफ ही खड़े हो। अभी लेट जाओगे तो एक्स डायमेंशन की तरफ हो जाओगे ना। यार क्या लॉजिक लगा रहे हो आप लोग हैं? ये मैं क्लास 6 की चीज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे। देखो ये वाई डायमेंशन है भाई साहब। जब आप खड़े हुए हैं, खड़े होने का मतलब होता है कि आपकी वाई दिशा में शरीर की टेंडेंसी है। और ऐसे ही जब कोई इंसान लेट जाए, जैसे केचुए होते हैं, केचुआ कितना लंबा होता है, सांप होता है कितना लंबा होता है, पर सांप तो एक्स डायमेंशन में ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना ऐसे खड़े होकर के चलेगा। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेखीय गति और ट्रांसलेशनल गति, इन दोनों में फर्क है। ठीक। हाँ, अब देखो मन्नू, जहां पे पॉइंट आप पकड़ रहे हो ना, वहीं का पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। आपकी बॉडी की दशा है वाई डायमेंशन की तरफ, लेकिन जब आप मूव कर रहे हो तो मूव कर रहे हो एक्स डायमेंशन की तरफ। यही ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ही यही होता है, या स्थानांतरी गति का मतलब यही, कि जब आप दो विमाओं में, है ना, इन एनी ऑफ द थ्री डायमेंशंस इट मूव्स अलोंग विद अ पाथ। जब ये दो विमाओं में कार्य कर रहा हो, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं, ये जैसे पेन है, अब ये पेन है, मान लीजिए ये पेन आप ही हैं, और आप ऐसे ऊपर से जंप करना शुरू करो। अपने ही स्थान पे खड़े रहो और ऊपर की तरफ जंप करो, फिर नीचे आ जाओ, फिर ऊपर की तरफ जंप करो, फिर नीचे आ जाओ। तो आपकी दिशा भी वाई है, और आप जंप भी इसी दिशा में कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि एक ही विमा में गति, ये कहलाएगी रेखीय गति, लीनियर मोशन है ये। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे हो ऐसे ऐसे, क्योंकि आपकी बॉडी भी वैसी है और आप जंप भी उसी जगह पे कर रहे हो, यूं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे है और आप चल रहे हो ऐसे, आप साइकिल पे बैठे हुए हो, साइकिल की जो बॉडी है, साइकिल की बॉडी तो एक्स डायमेंशन से ऊपर की तरफ है ना भाई। आप ऊपर, मतलब एक्स डायमेंशन पर परपेंडिकुलर आप खड़े हुए हो। अगर आप जमीन को एक्स मान रहे हो, एक दिशा मान रहे हो, एक विमा मान रहे हो, तो इसका मतलब अगर उस पर कोई खड़ा है तो वाई डायमेंशन की तरफ खड़ा है ना, ऊपर की तरफ। और यही तो कहानी है। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री है, याद रखिए जब किसी भी वस्तु की दशा वाई की तरफ हो और वो आगे की तरफ एक्स डायमेंशन के साथ बढ़ जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरी गति, या इसे ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी विमा में दशा होने पर, किसी विमा में दशा होने पर दूसरी दिशा में गति, किसी और विमा में दशा होने पर दूसरी दिशा में गति, ये कहलाएगी ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट से बताइए एक बार, ट्रांसलेशनल और लीनियर में फर्क समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया ही है। अब ये देखिए, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यानी कि सोचो ये है किधर, इस दिशा में, मूव किधर कर रहा है, इस दिशा में, तो ये है ट्रांसलेशन। इसे कहते हैं हम लोग स्थानांतरी गति। खैर बस रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशनल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पाथ है, ये देखिए, तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर इसके चारों तरफ ट्रेवल कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन है। तभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके बिना रोटेशनल मोशन संभव नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं होगा।
है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कॉजेस सर्कुलर मोशन, अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही वृत्तीय पथ पर वृत्ताकार पथ संभव हो पाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा हो पाता है। अब देखिए, अब क्या लॉजिक है, उस लॉजिक के बारे में भी थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको। लीनियर मोशन मैंने बता दिया, एक ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन या ऐसा स्थानांतरी गति जहां पिंड एक ही दिशा एक ही आयाम में चलता है। एक ही दिशा और एक ही आयाम में मतलब कि ये देखिए, मैंने कहा था कि ये व्यक्ति है जो कि y आयाम में खड़ा हुआ है और ये ऊपर से नीचे जंप भी कर रहा है। इसका ऊपर से नीचे जंप करने का मतलब ये है कि ये एक स्थान से ऊपर और नीचे करता रहेगा, यानी कि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और उसका x डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। x डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब इसके अलावा दूसरी बात वो भी बता देता हूं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति क्या होती है? जो कुछ समय अंतराल के बाद खुद को दोहराए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा काट रही है, तो पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे के बाद वापस से, 365 दिन 6 घंटे एग्जैक्टली नहीं होते, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, 56 मिनट 48 सेकंड ऐसा कुछ रहता है, या 48 मिनट 56 सेकंड। तो खैर 365 दिन और मोटा माटी 6 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने स्थान से दूसरे स्थान, हाँ, अपने उसी स्थान पर वापस लौट करके आती है। तो ये देखिए, समय के कुछ अंतराल के बाद खुद को दोहरा रहा है ना ये। जैसे अगर मान लो पेंडुलम की हम लोग बात करते हैं, तो जब जब हम लोगों ने पेंडुलम की बात की तो पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और वापस से पुनः अपनी उस स्थिति में आता है। बिल्कुल पेंडुलम भी, पर पेंडुलम को हम लोग कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेंडुलम और पेंडुलम को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, वो भी बताता हूं अभी आपको। तो आवर्ती गति आप समझ गए ना, कि जो अपने आप को कुछ समय अंतराल के बाद रिपीट करे। आवर्ती गति याद रखिए, ये रेखीय भी हो सकती है, जैसे पिस्टन और सिलेंडर। तो अगर पिस्टन और सिलेंडर है तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। यदि पिस्टन सिलेंडर में ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि एक समय में कुछ अंतराल के बाद ये गति वापस रिपीट हो रही है। और ऐसा ही एक बात और याद रखिए, यदि हम बात करते हैं, रेखीय गति है, यदि हम बात करते हैं घूर्णन की, रोटेशनल मोशन की, यदि हम बात करते हैं परिक्रमण की, पृथ्वी के घूर्णन या पृथ्वी के परिक्रमण, तो ये आपको पता है कि पृथ्वी 365 दिनों में या 365 दिनों 6 घंटों में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेगी। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो 24 आवर्स में इसको भी पूरा कर लेगी, 24 घंटे में। तो ये घूर्णन या परिक्रमण जो भी पृथ्वी के हैं, ये भी तो आखिर पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति ही है। ऐसा प्रकार जो समय अंतराल के बाद स्वयं को पुनरावृत्ति करे या स्वयं को दोहराए। ऐसे ही देखो, पेंडुलम को समझो आप लोग। पेंडुलम में हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए एक जगह है जहां से पेंडुलम फिक्स है पूरी तरह से, और ये पेंडुलम एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक करके जाता है, फिर उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक करके जाता है। और ये पेंडुलम की स्थिति है, मान लीजिए कि ये पेंडुलम की स्थिति है P, ये P से जाता है Q तक और इधर P से जाता है R तक। ये दो स्थितियां हैं पेंडुलम की। और पेंडुलम क्या है, इस तरह से नचता रहता है ना। आपको पता है, मजे की बात बताता हूं, घड़ी में सेल लगता है और उस घड़ी में सेल के नीचे ये पेंडुलम लगा हुआ रहता है। पेंडुलम अपने स्थान से डिस्टर्ब होता है और जाता है आर तक, फिर उसके बाद वहां से वापस आता है अपने स्थान पर, फिर डिस्टर्ब होता है, जाता है क्यू तक, फिर वापस होता है और पी पर आता है। यानी कि पेंडुलम हमेशा पी स्थान और पी स्थिति पर रुकना चाहेगा। और ऐसा कब देखने को मिलता है, जब घड़ी का सेल खत्म हो जाता है। जब घड़ी का सेल खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे पेंडुलम पी पर रुका हुआ है, फिर जब आप सेल बदलोगे तभी वो पेंडुलम इधर से उधर जाएगा, वरना तो वो रुका रहेगा। ऐसा होता है या नहीं होता, जल्दी से बताइए। पेंडुलम हमेशा पी स्थिति पर रुकना चाहेगा, यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि हर बार उसे पी से लेकर के क्यू और पी से लेकर के आर तक भेजने के लिए हमें फोर्स रिक्वायरमेंट है। न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, वो तब तक डिस्टर्ब नहीं होती जब तक कि आप उस पर एक फोर्स ना लगा दो। और पी स्थिति पर रुकना चाहेगा, तो याद रखिए कि पी स्थिति पर रुकने के लिए उस पर हमेशा लगेगा एक रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। उस पर लगेगा हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स। मंजीत कह रहे हैं सर वॉच में पेंडुलम का क्या काम है? अरे कुछ नहीं, देखने में अच्छा लगता है, ऐसे घूमता रहता है घंटा वो, बाकी और कुछ नहीं। देखने में अच्छा लगता है, बाकी कोई कहानी नहीं है। बाकी पेंडुलम के उपयोग अलग है।
बट हाँ, बट वॉच में क्या है, वॉच में आप लोग देखते हो और जगह पेंडुलम देख नहीं पाते हो, इसलिए मैंने वॉच का एग्जांपल ले लिया। वॉच क्या, क्लॉक होती है वो तो। भाई क्लॉक और वॉच में फ़र्क होता है, अंग्रेज़ी मत बिगाड़ो मेरी, है ना? क्लॉक और वॉच, ये वॉच नहीं होती, ये क्लॉक होती है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, नहीं मन्नू जी, ऐसा नहीं होता है आम तौर पर। सेल में होता क्या है कि हाँ, सेल की एनर्जी ऐसे नहीं खत्म होती। सेल की एनर्जी धीरे-धीरे करके नहीं खत्म होती, वो इकट्ठे ही खत्म हो जाती है और इकट्ठे ही। आप देखो क्या सेल की हाँ, अब देखो मन्नू जी, आपका जो क्वेश्चन है, एक बात बताओ, अभी नया-नया सेल लगाया तो घड़ी एकदम बढ़िया से चल रही है और जब सेल पुराना हो जाता है तो क्या घड़ी धीरे-धीरे चलने लगती है? आपका 1 मिनट 2 मिनट में होता है क्या? वो तो अचानक घड़ी बंद हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 1 घंटा 2 घंटे में हो रहा है, वो घंटे का काँटा धीरे-धीरे चलने लगा है अब, या मिनट का काँटा बहुत धीरे-धीरे चलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वाला लॉजिक बेकार है आपका। चलो, देखो, बेकार नहीं मतलब लॉजिक ठीक है, बट वो सेल का क्या होता है, सेल में होती है केमिकल एनर्जी जो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो अगर कोई रासायनिक ऊर्जा लगातार विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहेगी, तो वो जब तक कि परिवर्तित ना हो जाए पूरी तरह से, तब तक वो उतनी ही एनर्जी देता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, तो घड़ी में ऐसा होता है। हालाँकि टॉर्च के केस में उल्टा है। टॉर टॉर्च का जो केस होता है, टॉर्च के केस में ऐसा होता है कि जब सेल खत्म होने लग जाता है, तो बल्ब जलाना है उसको। तो बल्ब जलाने में अंततः लास्ट आते-आते ना देखोगे आप कि जो लास्ट आते-आते वो आपको ऐसा लगेगा कि यार टॉर्च गई। फिर आप सेल बदलोगे तो टॉर्च एकदम चकाचक जलने लगेगी। खैर हम लोग ना रिस्टोरिंग फोर्स वाले पर आ जाते हैं, ठीक? अच्छा लेकिन एक बात और बताऊँ, अगर मान लो बहुत बड़ा पेंडुलम है और वो किसी एनर्जी की वजह से चल रहा है, अगर आप एनर्जी कम सप्लाई करोगे ना, तो उस पर फोर्स कम आएगा। ये बात आपकी यहाँ पर सही है। सिर्फ घड़ी की बात ना करें, अगर हम लोग बात करते हैं अगर एनर्जी कम है, तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ये आपका लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल सही है, पर सिर्फ घड़ी के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, क्लॉक के केस में। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब-जब आप किसी भी पेंडुलम की माध्य स्थिति पर फ़ोर्स लगाते हैं और माध्य स्थिति पर फ़ोर्स लगाने के बाद उसे R तक ले जाते हैं, तो उस पर लगेगा एक रिस्टोरिंग फ़ोर्स, ठीक है? उस पर लगेगा एक पुनर्स्थापित बल और ये पुनर्स्थापित बल उसे उसी स्थान पर तुरंत लाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जब P से Q की तरफ जाता है, तो भी उस पर रिस्टोरिंग फ़ोर्स लगता है और उसे वापस से या पुनः उसी स्थान पर लाने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्थिति है, जो स्थिति बनती है और यह स्थिति बनेगी ही। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब यही है कि आप बार-बार किसी को उसकी मीन पोजीशन यानी कि स्थिति से उसकी मध्य स्थिति से डिस्टर्ब कीजिए और वो डिस्टर्ब होकर के वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करे। पेंडुलम हमेशा अपनी स्थिति पर रुकने की कोशिश करेगा, पुनर्स्थापित बल लगेगा उस पर, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसे। ठीक है मनु जी? क्लियर? तो एनर्जी कम यानी कि फोर्स कम यानी कि मूवमेंट कम। मूवमेंट कम होगा। तो ये आप लोगों ने देखा होगा वो जो घंटाघर होते हैं, कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के रहने वाले हो आप? कानपुर में है एक घंटाघर करके एरिया, वैसे बहुत सारी जगहों पर है। तो वहाँ पे ऐसा होता है, वो अगर जो क्लॉक चल रहा है, हालाँकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। राहुल कह रहे हैं रायबरेली से हैं। बहुत बढ़िया, वाह! कौन से स्थान से हो रायबरेली में? तो वो आप देखो कभी रायबरेली से तो नज़दीक है कानपुर, तो आप देखोगे ना कभी तो वो जो पेंडुलम चल रहा है, हालाँकि वो ये बिजली से चलता है। तो अब चूँकि बिजली से चल रहा है, तो बिजली की सप्लाई तो बराबर होती रहेगी। बिजली की सप्लाई तो कम होने वाली नहीं है। तो इसलिए वो पेंडुलम बराबर मूव करता रहेगा। अगर बिजली का वोल्टेज कम हो जाए, तो जाएगा सब काम। रायबरेली में भी घंटाघर है। अरे लगभग सभी शहरों में घंटाघर ज़रूर होते हैं, ठीक है? लगभग सभी शहरों में घंटाघर ज़रूर होते हैं। कानपुर का मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक बार मैं स्टेशन एक्चुअली कानपुर के स्टेशन का नाम शायद घंटाघर है। शायद, मुझे जहाँ तक कन्फर्म नहीं है, राहुल बता सकते हैं चूँकि रायबरेली से नज़दीक है। घंटाघर स्टेशन है क्या राहुल? है ना? हाँ, इसीलिए मुझे याद है वो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के अब सबसे पहले मैं लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करता हूँ आपसे। लॉज़ ऑफ मोशन है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, इनर्शिया इसकी खोज किसने की थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गैलीलियो। बड़े ही शानदार व्यक्ति थे। गैलीलियो ने खोज की थी इनर्शिया की। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु चलायमान है, तो वो चलायमान रहेगी, जब तक कि उस पर आप कोई भी बल लगा करके उसे डिस्टर्ब ना करें। Any object will remain or will continue to remain in its existing state of motion or rest until and unless an external agent is applied on it. और that external agent वो जो बाह्य कारक है, उस external agent को हम कहते हैं force. External agent कई बार ऐसा लिखा आता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा।
बाह्य कारक को हम फोर्स यानी कि बल कहते हैं। तो पहला नियम तो सीधा सीधा है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे जड़त्व का नियम कहेंगे। इनर्शिया भी दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब गति का जड़त्व और दूसरा होगा विरामावस्था का जड़त्व। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दो हैं। अब देखो और क्या कहानी है, जिस कहानी के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, ये जानने वाले हैं। सबसे पहले न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या बढ़िया बात करता है। देखो चाचा है, और ये चाचा का आप चेहरा देखो, ये थोड़ा ना चाची से गुस्सा हो गए हैं। तो वो आज क्या है कि उन्होंने अपनी निकाली है वो हार्ले डेविडसन, और हार्ले डेविडसन में कुछ ज्यादा ही स्पीड में जा रहे हैं। लगभग इनकी स्पीड है 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। और अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाचा चलेंगे और बीच में आ गया इनके अवरोध, और ये ऐसा अवरोध है जिस पर इनकी हार्ले डेविडसन टकराई तो चाचा हो गए लॉन्च। नहीं, चाची ने तो नहीं पीटा, लेकिन चाचा लॉन्च हो गए। अब देखो चाचा एकदम रॉकेट की तरह लॉन्च हुए हैं, और इसके बाद पैर जरूर टूटेंगे या मुंह हाथ जरूर टूटे कुछ ना कुछ। तो दिस इज हाउ चाचा हैज बीन लॉन्च्ड। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि देखो ये व्यक्ति अच्छी खासी गति में था, इसकी गति को रोका किसने? इस दीवार ने। और जैसे ही दीवार ने रोका, देख लो जड़त्व में वो गति में आ गया परिवर्तन, गाड़ी रुक गई, चाचा लॉन्च हो गए, है ना। चाचा इतना गुस्से में थे कि देखो आंखें बड़ी थी और हेलमेट भी नहीं निकाल पाए थे, तो सीधे बाउंड्री के उस पार जाके गिरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं इसे, संवेग का नियम। समझिएगा, बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। संवेग का नियम ये कहता है कि सबसे पहले तो संवेग होता क्या है। मोमेंटम या संवेग, इसका मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी, वाह। बल क्या होता है? बल की डेफिनेशन यहीं से निकल करके आएगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है यहां पर, और इसके पास में पड़ी हुई है फुटबॉल, ये फुटबॉल है और ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति मान लीजिए मोनिका जी आप ही हैं, और आपने जोर से किक मारी फुटबॉल पे, ये देखो मुस्कुराती हुई मोनिका, ठीक है। मोनिका ने मारी किक फुटबॉल पे, फुटबॉल यहां से खिसकी और खिसक करके सीधे आ गई इस जगह पे। अच्छा, जब आपने किक मारी होगी उस टाइम पर, तो इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर से फोर्स, यहाँ पर फोर्स तो आपने एकदम सबसे ज्यादा जोर से लगा दिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसके पास एकदम सबसे ज्यादा ही रही होगी। और वेलोसिटी वेग ज्यादा धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और फाइनली जाकर के एक स्थान पर रुक गया, ठीक है। अब देखो ये एक स्थान पर रुक गया। अब ये फुटबॉल, अच्छा चलो ठीक है, क्रिकेट आपको पसंद है तो क्रिकेट आप एक काम करो, बैट लेकर के मान लो बॉल को मारा आपने, तो जैसे ही बॉल को मारा आपने, ये बाउंड्री के पहले जाकर के रुक गई, ठीक। बाउंड्री के बाद जाके रुकी, मान लो चौका तो मरवा ही देते हैं आपसे, बाकी भगवान करे आप ऑस्ट्रेलिया की तरह खेले हमेशा, बड़ा सुकून मिला कल यार मैच देख के। क्या कहते हो आप लोग? चलिए वो मजाक की बात थी। एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, ये दो स्थितियां हैं, या ए बी को छोड़ दें, हम लोगों ने P1 P2 पढ़ी थी ना स्थितियां। तो ये एक स्थिति है P1 और दूसरी स्थिति है P2। ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, स्थिति 1 और स्थिति 2। अब बस लॉजिक देखो, सबसे ज्यादा तेज से आपने बैट से बॉल को यहीं पर मारा है, अब बॉल जा रही है धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ, और फिर धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ जाते जाते उसमें वेलोसिटी कम भी होने लगेगी, और अंतिम में जाकर के यहाँ पर वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो तो हो गई शून्य। अब एक बात बताओ, जब वेलोसिटी खूब ज्यादा है तो एक्सीलरेशन भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ही होगा। जब फोर्स लगाया ही है तो फिर एक्सीलरेशन तो सबसे ज्यादा ही होगा। अब उसके बाद धीरे धीरे एक्सीलरेशन कम होता जा रहा है, ये देखो एक्सीलरेशन कम तो वेलोसिटी भी कम, और वेलोसिटी अंतिम में जाकर के हो गई शून्य, तो एक्सीलरेशन भी शून्य हो गया, यानी वेग भी शून्य और त्वरण भी शून्य, या मंदन था इसमें, चूंकि एक्सीलरेशन कम हो रहा था तो उसको हम लोग मंदन कह देते हैं। पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा उसी दिशा में होगा जिस दिशा में फोर्स लगाया गया है, और ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, यानी प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका कहने का मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि एक स्थिति ऐसी है जहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन और पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और P1 स्थान पर आप देखो फोर्स सबसे ज्यादा है, तो यहां पर संवेग भी सबसे ज्यादा ही होगा क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और फिर यहां पर जाकर के संवेग भी शून्य और फोर्स भी शून्य हो जाएगा क्योंकि गेंद रुक गई।
गेंद की स्पीड थी अच्छी खासी, अब गेंद यहां पर जाकर के रुक गई है। तो ये लॉजिक यहां पर काम करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन या इसे लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। इसे संवेग का नियम कहते हैं। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा हो। तो बल बराबर, यहां से हम लोगों ने निकाल लिया द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये हो गया लॉजिक हमारा। अब देखो, अब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसे कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर मान लो एक ये नाव है, मान लीजिए कि एक नाव है, जिस नाव पर आप सवार होकर के यात्रा कर रहे हैं। ये गंगा नदी है, 80 घाट बनारस का। कौन था भाई बनारस वाला? गौतम, मेरे चीते। ये है 80 घाट बनारस का गौतम। और फिर अब देखिए, आप मान लीजिए यहां पर खड़े हुए हैं, ये गौतम खड़े हुए हैं, और गौतम कहते हैं मैं छलांग लगाऊंगा। अब जैसे ही गौतम ने छलांग मारी, गौतम अपने पैरों से नाव को पीछे की तरफ पुश करेंगे और खुद आगे की तरफ जाएंगे। यानी कि जब आपको आगे की तरफ अपनी गति चाहिए थी, उस समय पर आपने इस नाव को पीछे की तरफ धकेला, तो नाव पीछे जाएगी और आप आगे जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक्शन बराबर रिएक्शन, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप एक जोर से मुक्का मारो दीवार पे, अच्छी जोर से, जितनी जोर से मार सकते हो, वापस उतना ही जोर से मुक्के पे दीवार लगेगी। है ना? तो आपकी मुट्ठी जितना ही जोर से दीवार को मारेगी, उतना ही जोर से आपकी मुट्ठी पे दीवार भी लगेगी। हर एक्शन का रिएक्शन है, हमेशा याद रखिए। कहीं पर भी आप फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कभी खाली नहीं जाएगा, उस फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुस्सा नहीं होना है, ऐसा कुछ मारना वारना नहीं है, मैंने मजाक किया था। जैसे फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। देखो जैसे ये बुलेट है, तो इसमें होता क्या है, ये देखो ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए इन पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ये दूसरा वाला तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या कहानी है। फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। देखिए होता क्या है कि ये जो बुलेट है, बुलेट के इतने हिस्से में होता है गन पाउडर। गन पाउडर को क्या बोलेंगे यार? बारूद बोलेंगे हिंदी में। ये जो हिस्सा है, ये बारूद से भरा हुआ होता है। अब देखो होगा क्या कि यहां पर होती है एक छोटी सी पिन, एक छोटी सी पिन होती है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो बंदूक है, यहाँ पर यार बंदूक का फोटो अगर बढ़िया से बन जाए तो काम बन जाए। और ये रही एक बढ़िया सी शानदार सी बंदूक। ठीक, ये बंदूक ना हुई, पिचकारी हो गई ये तो। चलो बता देता हूँ कहानी क्या है। वेट अ सेकेंड, बंदूक थोड़ी अच्छी बना दूं। हाँ, जर्मन पिस्टल ही समझ लीजिए, अरे जो समझना हो वो समझ लीजिए इससे, बट बंदूक ही समझिएगा और कुछ नहीं। अब देखिए यहां पर है बुलेट। बुलेट में होता क्या है कि जैसे ही, हाँ जैसे ही आपने ये ट्रिगर दबाया, ये इसको ट्रिगर कहते हैं ना, ये ट्रिगर है, और इसको कहते हैं बैरल। इसको बंदूक की नली कहते हैं, और ट्रिगर को कहते हैं घोड़ा। ये सब शब्द मैंने कानपुर में ही सीखे थे। घोड़ा दबा देंगे, कंटाप लगेगा, और पता नहीं क्या क्या शब्द सीखे थे मैंने। तो ये ट्रिगर है, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने के बाद एक पिन को जाकर के तुरंत हिट किया जाएगा यहां पर। जैसे ही पिन हिट होगी, पिन हिट होने के बाद बारूद आग लग जाएगी। अब जब बारूद में आग लगेगी, तो ये बारूद पीछे की तरफ एक्सपैंड होगी, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने का मतलब बहुत ज्यादा फैलेगी ये। अब ये जैसे ही बहुत ज्यादा फैली, तो बस दोस्त आपको एक बात याद रखनी है कि ये पीछे की तरफ जोरदार धक्का लगाएगी, और जितना जोरदार धक्का ये पीछे की तरफ लगा रही होगी, उतना ही जोरदार धक्का इसे आगे की तरफ भी मिलेगा। यानी AK-47 की ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ही आप उसके पिन को हिट करते हो, ये बुलेट यूं सीधे जाती है और किसी आतंकवादी की छाती चीरते हुए निकल जाती है। तो ये याद रखिए, ये तुरंत आगे की तरफ निकलेगी, और जितना जोर से पीछे धक्का मारती है, उतना ही जोर से आगे की तरफ जाती है ना? ऐसे ही रॉकेट का भी है, रॉकेट प्रोपल्शन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रॉकेट प्रोपल्शन कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये थर्ड लॉ पर आधारित है पूरी तरीके से। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, या इसे यूं कहें कि ये रॉकेट नोदन का सिद्धांत, रॉकेट नोदन का सिद्धांत, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
और संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि बॉडी के निकलने के पहले और बॉडी के निकलने के बाद उस पर संवेग परिवर्तन की दर समान होती है, यानी कि इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देख लो क्या करते हो आप ऐसा करते हो कि नीचे लगाते हो आग। मैं जब मिलिट्री की तरफ गया था थोड़े दिनों के लिए इंटरव्यूज वगैरह देने, तो वहां पे ना एक लाइन लिखी रहा करती थी, चूंकि ये फौज की लाइन थी, मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा रहता था एस ऑन फायर टेक्स यू हायर। बड़ी ही शानदार सी लाइन थी। मतलब जब भी आप, इसका मतलब है कि अगर आपको सफलता चाहिए या आपको ऊपर जाना है तो आपको बैठे नहीं रहना, आपको ना खड़े रहना है। एस ऑन फायर का मतलब ये होता है, टेक्स यू हायर। हाँ, तो एसएसबी इंटरव्यू में जब मैं गया था तो वहां पे एस ऑन फायर टेक्स यू हायर, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था सेंटेंस। बेस्ट वे टू कीप पीस इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ऐसा लिखा हुआ रहता था वहां पे। तो देखो ऐसे ही है कि जैसे ही नीचे आग लगी, ये नीचे आग नीचे की तरफ धकेलेगी, और जितना जोर से ये नीचे धकेलेगी उतना ही जोर से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो रॉकेट चला ऊपर, इट विल कीप ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो कुछ कहानी समझ में आई आपको कि तीसरा नियम कैसे काम करता है? न्यूटन बाबा का न्यूटन बाबा की गति का तीसरा नियम, ये हो गया। आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न देखो, अब अगला है इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था गैलीलियो, और गैलीलियो, हाँ, गैलीलियो नामक जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का कहना बहुत बढ़िया था। उनका कहना था कि भाई देखो, हमने दी है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो आप लोगों को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा उन्होंने, चलो बढ़िया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा उन्होंने, और v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखा उन्होंने। अच्छा, चलो छोड़ो ये सब। u क्या है? आरंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। a है त्वरण, d s है डिस्टेंस कवर्ड, और t है समय। इन्होंने तीन इक्वेशन किसने दिया था? ये याद रखिएगा, ये भाई हैं गैलीलियो साहब। गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम हुआ करता था। बड़े ही शानदार व्यक्तित्व थे ये। इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्स की चीजें खोजी, और ये शनि के चारों तरफ वलय है ना, ग्रह वगैरह हैं, इन सब में बहुत सारा खोज का योगदान इनको है। सौर मंडल को हालांकि कोपरनिकस ने पहले देख लिया था, लेकिन सौर मंडल को अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले व्यक्ति गैलीलियो ही हैं। तो कोपरनिकस ने देखा जरूर था, लेकिन कोपरनिकस को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। धन्य हो गैलीलियो का जो उन्होंने बता दिया आगे चल के। खैर, अब एक काम करता हूँ, आपको एक प्रश्न देता हूँ। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग a train is running at the speed of 72 km per hour and deaccelerates with at the rate of 2 meter प्रति second. In how much time will the train stop? Will the train stop? एक रेलगाड़ी, हिंदी लिखने की जरूरत है कि समझ गए? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, व 2 मीटर प्रति सेकंड की का मंदन दिखाती है, तो कितने समय में वह रुक जाएगी? कितने समय में रुक जाएगी? अच्छा चलिए, इसके ऑप्शन देता हूं आपको। ए ऑप्शन देता हूं मैं आपको 5 सेकंड, बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको 10 सेकंड, सी ऑप्शन देता हूं आपको 15 सेकंड, और डी ऑप्शन देता हूं आपको 20 सेकंड। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट से पोल पर, और मैंने दे दिया है आपको ये पोल, फाइंड आउट कीजिए फटाफट से। एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही है, परंतु उसका डीएक्सिलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड का है, तो कितने समय में ट्रेन रुक जाएगी? जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी क्या बताओ, हो ही गया। बहुत अच्छे। क्यों आपने 5 सेकंड और 15 सेकंड आंसर किया है? देखो यही है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने क्या बताया आपको? यू इनिशियल आरंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है, तय दूरी है, और समय है। चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले, अ ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर प्रति घंटे,
तो इसमें u आरंभिक वेग तो दिया हुआ है, आरंभिक वेग आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। अच्छा, अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग इन्होंने कहा है ना कि ट्रेन विल स्टॉप, तो ट्रेन स्टॉप हो जाएगी तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा अंतिम वेग, या 0 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो, इसके अलावा दूसरा, हाँ दूसरा पैरामीटर ये क्या दिया इन्होंने, त्वरण दिया हुआ है, बट वो त्वरण तो है नहीं, वो तो मंदन है, और वो मंदन है इसलिए -2 मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाएगा। याद आया कॉन्सेप्ट, हमने क्या बताया था? ये देखो, हमने क्या बताया था कि जब घटता है तो ये माइनस में लिखा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आकर के यहां पर अप्लाई भी हो रहा है, तो ये -2 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो, एक काम करेंगे भाई, सबसे पहली बात तो ये है, यहां पे नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा पता रहे, मंदन -2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड, तो इसको 5/18 से आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 5/18, और अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहते हो तो 18/5। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आपने इसे सीधे 18 से किया, 4×5 20, ये आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको फॉर्मूला पता है v बराबर u प्लस AT, तो इसमें v क्या है 0, u क्या है 20, a कितना है -2, और ये t, तो ये -20 बराबर -2t, तो ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से कटा तो ये आ गया 10, t बराबर 10 सेकंड। लॉजिक क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो जिन लोगों ने नहीं किया था, जैसे अंकित, नीतीश और मनु, आप लोगों ने तो कर दिया था, जो लोगों ने नहीं किया था उन लोगों को पता चल गया ना कि कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप कर दीजिएगा, ठीक है? कंफ्यूज ना होइएगा, कर दीजिएगा बस ऐसे ही। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देते हैं आपको, जल्दी से बताइए। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, किसी पिंड की जड़ता किसका मात्रात्मक माप है? क्या लगता है आपको, किस बात पर डिपेंड करेगा किसी पिंड की जड़ता कितनी है या जड़त्वता? वेलोसिटी पर, एक्सीलरेशन पर, मास पर, या फोर्स पर? बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर किया है मास पर डिपेंड करेगा, बहुत बढ़िया। अरे भाई देखो, कोई भी चीज छोटी सी है तो उसमें जड़त्व कम होगा, कोई भी चीज बहुत बड़ी सी है तो इसमें जड़त्व ज्यादा होगा। अब बड़ा बड़ा या छोटा होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके मास पर। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा उसका बड़ा होना और उतना ही ज्यादा उसमें जड़त्व। बाकी उसे ना तो वेलोसिटी से कोई लेना देना, ना एक्सेलरेशन से कोई लेना देना, ना फोर्स से, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही बाहर वाली चीजें हैं, ये उस पर कार्य करेंगी, ये कार्य करने वाली चीजें हैं, कार्य करने वाले पैरामीटर्स हैं। लेकिन जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान तो किसी भी बॉडी में उसकी अंत स्थिति है, ये उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो अगर किसकी आंतरिक गुण है मास, तो मास पर ही निर्भर करेगा ना जड़त्व। तो अब आप इसको हटाना चाहते हो तो कम फोर्स लगा के हटा लोगे, इसको हटाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपको F2 लगेगा, जबकि यहां पर काम F1 से हुआ जा रहा था। ये है कॉन्सेप्ट, लग गया लॉजिक? अगली चर्चा, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको समझाया भी था। रॉकेट कहे के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, वेलोसिटी, मास, मोमेंटम या एनर्जी? बहुत अच्छे, मोमेंटम, अभी अभी बताया मैंने आपको, है ना? इस पे गलत मत कीजिएगा। एनर्जी क्यों? यार मैं एक बात बताओ, आप लोग कैसे गलत कर कैसे सकते हो? मैं इतनी विशुद्ध हिंदी बोल बोल करके समझा रहा हूँ, आपको पता है सिर्फ आपका बैच है जिसमें मैं हिंदी बोलता हूँ, वरना मेरे सारे बैच इंग्लिश के हैं, मैं हूँ इंग्लिश का फैकल्टी, और मैं आपके लिए इतनी कठिन हिंदी विशुद्ध रूप से सीख करके आता हूँ, और उसके बावजूद आप लोग मुझे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ये क्या है? क्यों ऊर्जा, ऊर्जा क्यों? मैंने ऊर्जा के बारे में आज बात भी नहीं की, मैंने तो सिर्फ बात की है संवेग के बारे में, दूसरे वाले नियम पे। और ये देखो, अक्षरशः समझाया कि रॉकेट प्रोपल्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या यूं कहें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यही तो मैं कह रहा था आपसे। अब मत करिएगा ऐसी गलती, जल्दी से बताइए। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सिलरेट अंटिल द, किसी वस्तु की गति में तेजी कब तक जारी रहेगी, है ना? द वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट्स इंक्रीज कंटिन्यूअसली, रिजल्टेंट फोर्स बिगिंस टू डिक्रीज, और रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। वैसे ये क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं फोर्स वाले टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर आप आंसर करना चाहें तो आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर होगा? मैं आपको बता दूंगा, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कहां तक वो एक्सीलरेशन लगता रहेगा, एक्सीलरेशन बढ़ता रहेगा?
देखिए मिक्स व्यूज आ गए ना, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं है इसलिए। मुझे एक बात बताओ यार, अगर किसी भी चीज पर फोर्स बढ़ेगा तो उसकी गति कैसे कम हो जाएगी? मतलब एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेट होने का मतलब है ए का बढ़ना, और ए का बढ़ना का मतलब होता है वी का बढ़ना। आप कैसे कर सकते हो ऐसा? आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। है? ठीक है, चलिए। तो रिजल्टेंट फोर्स व्हेन बिगिंस टू डिक्रीज, अरे जब फोर्स ही लगना कम हो जाएगा, जब फोर्स कम तो एक्सीलरेशन कम, क्योंकि फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब अगर फोर्स कम हो गया तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा ना। अरे लॉजिक तो लगा लेते मेरे शेरों, इतना भी ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है ये। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होने लग गया तो आपको नहीं लगता कि ये क्वांटिटी पूरी की पूरी डिक्रीज होगी? मास तो डिक्रीज होने से रहा। अब एक बात बताओ, अगर आपका मास, हाँ अगर आपका मास 10 किलो है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, भगवान अगर आपका 10 किलो मास हो, लेकिन अगर मान लो 5 ही किलो मास है आपका, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 49 किलो आपका वजन निकल के आ जाएगा। मान लो 5 किलो आपका मास है तो 5 किलो मास कम हो जाएगा। अरे कम क्या होता है? मास तो कम होता ही नहीं है किसी भी बॉडी में। ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं उठा करके फेंकता हूं तो इस बॉटल का वजन कम हो जाएगा कभी? या इस बॉटल का मास कम होगा? कुछ नहीं है, तो इस बॉटल का मास तो वैसे ही रहेगा। इसमें लगने वाला फोर्स कम होगा तो इसमें लगने वाले एक्सीलरेशन में परिवर्तन होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जब डिक्रीज होने लगेगा तो याद रखिए, तभी तक एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सीलरेट अंटिल द, वो तब तक ही जारी रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स ना डिक्रीज होने लग जाए। और जैसे ही फोर्स डिक्रीज हुआ, जैसे ही फोर्स कम हुआ, बस कहानी रच दी जाएगी और एक्सीलरेशन कम होने लग जाएगा। लॉजिक है बाबा, लॉजिक। चलो बताओ ये इंपल्स क्या है? ये बहुत बढ़िया चीज है, बताओ क्या है? क्या ये, क्या इस बला का नाम है? पहला वाला समझ में आ गया ना? इसके पहले वाला ऐसा तो नहीं कि ऊपर से चला गया हो? बहुत अच्छे। अब ये देखो इम्पल्स। यार मास इंटू वेलोसिटी मैंने मोमेंटम समझाया है, मैंने मोमेंटम कहा था, मैंने संवेग कहा था, मैंने आवेग नहीं कहा था। आवेग है इम्पल्स, संवेग नहीं है। आ, ये स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस, दूरी। और ये क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। किसी ने तो इस पे भी लगाया है टिक यार। फोर्स होता है, बल होता है। अभी एफ इजिकल टू एम ए पढ़ा करके आया हूँ। हे भगवान, यार आप लोग ना अपने हिसाब, अपने आप को रेटिंग वेटिंग देते हो कभी? जैसे मेरे को देते हो ना कि 5 में से 3 निकल दे के निकल गए, वैसे कभी अपने आप को दो ना, समझ में आएगा आपको। है? हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को भी रेट करें, सिर्फ फैकल्टी को ही क्यों। यहां पर चिल्ला चिल्ला करके मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये सब कुछ बताया है मैंने। फिर उसके बाद फोर्स इंटू टाइम बराबर बल। ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है पिछले साल के एसएससी के और रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन है। इम्पल्स क्या होता है? मान लो बॉटल है, ये बॉटल को मैंने फेंक दिया। बॉटल को जैसे फेंका ना, बॉटल जाकर के टकराएगा दीवार पे, तो दीवार पे इसका टकराने का टाइम ऑफ कांटेक्ट और मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स, ये बता देगा कि आवेग कितना है, इम्पल्स कितना है। इम्पल्स का मतलब टकराएगा तो क्या निकलेगा। जैसे बॉटल, हाँ बॉटल जो है वो पिचक जाएगा, क्योंकि जब ये टकराएगा दीवार से और बहुत ज्यादा फोर्स लगा होगा तो बॉटल पिचकेगा। अब इसका पिचकना इस बात पर निर्भर करता है कि कितना जोर से फोर्स मैंने लगाया है। अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया होगा तो मतलब समझो ज्यादा पिचकेगा, और अगर कम फोर्स लगाया होगा कम पिचकेगा। तो ये इम्पल्स है भाई, आवेग है। इम्पैक्ट निकल करके आता है इससे। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये आपको होमवर्क करना है और इसका आंसर आपको बताना है कि यदि किसी भी गेंद को हमने 49 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक वेग से ऊपर की तरफ उछाला तो कितने समय पर ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, ये आपको बताना है। ये आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। और ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए जम के, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दिन, है ना। जय हिंद। हाँ, सब कुछ देता है अंकित जी।